गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 इंग्लिश मीडियम साइंस के पीरियड में एक बार फिर से तुम लोगों का वेलकम करती हूँ बेटा। एंड आई होप कि जो चैप्टर अपना चल रहा है, अभी आज मैंने पार्ट्स 8 लिखा है, इसका टोटल 7 पार्ट्स तुम लोगों के पास जा चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट एक दिन में कवर किया जाए, उसमें जितना भी टाइम लगे, क्योंकि दूसरे कॉन्सेप्ट से बच्चे कंफ्यूज नहीं हैं। इसलिए मैं तुम लोगों के लिए केवल एक ही कॉन्सेप्ट का वीडियो एक दिन में भेज रही हूँ। अभी आज जो कॉन्सेप्ट हम लेने वाले हैं बेटा, अपनी बुक में वो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 3 में वो लास्ट कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट, और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब तुम मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो मोल कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने 9th में उसे अच्छे से कर लिया तो कहीं पर भी आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आगे जाके तुम्हारे 11th में मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है फर्स्ट चैप्टर में, उसके बाद 12th में मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है चैप्टर नंबर 2 में, और उसके बाद तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस तुम फेस करने वाले हो। तो बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ तुम्हें समझना है मोल कॉन्सेप्ट। द मोल कॉन्सेप्ट इज, देखो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें मोल वर्ड का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। मोल वर्ड का मोल तो अब हम केमिस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं इस टर्म को, वैसे इसका जो इंग्लिश मीनिंग है बहुत सिंपल सा मीनिंग है। मोल वर्ड का मीनिंग है हीप। हिंदी में इसको बोलते हैं ढेर। ठीक है, मतलब समझ में आया बेटा कि अगर बहुत सारे एटम्स का एक ढेर बना दिया जाए, ठीक है, उस ढेर को हम मोल बोलते हैं। और उस ढेर का जो सिद्धांत है, मतलब उस ढेर में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, उस ढेर का ग्राम में कितनी वैल्यू है, उस ढेर की हेल्प से हम कैसे दूसरे दूसरे एलिमेंट के एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आई? बात सिर्फ इतनी सी है कि जो मोल है उसका इंग्लिश में मीनिंग हीप होता है, और हीप का मतलब हिंदी में ढेर होता है। मतलब एक बड़ा सा ढेर लगा दिया हमने एटम्स का, उसको हम मोल बोल रहे हैं। अब ये जो मोल है, जो तुम्हें याद रखने वाली बात है, देखो, 1 मोल ऑफ एन एटम, बहुत ध्यान से देखना है, ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एटम इन ग्राम। ठीक है, मैंने बहुत लंबा सेंटेंस लिखा, अब इसको शॉर्ट करके लिख देते। 1 मोल, मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 मोल किसके किसके इक्वल होने वाला है। 1 मोल देखो इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम मोलिक्यूलर मास। ठीक है, 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है अगर किसी एलिमेंट के केस में हम बात कर रहे हैं, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल है अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे हैं, और ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल है अगर किसी आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटा? अब मैं आगे वही लिखने वाली हूँ। जैसे ग्राम एटॉमिक मास, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल, यहाँ पे लिखते हैं इसका 1 मोल of sodium is equal to
23 ग्राम। तो 23 के ग्राम क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास। 23 इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। हमने ग्राम लगा दिया तो अब ये मोलर मास कहलाएगा और ये 1 मोल के बराबर होगा। ये एग्जाम्पल किसका हुआ? ग्राम एटॉमिक मास का। दूसरा एग्जाम्पल ग्राम मोलिकुलर मास का। 1 मोल of O2 is equal to 2 into 16 32 ग्राम of O2। ठीक है, बिकॉज इट इज मॉलिक्यूल, इट इज मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल। तो हमने जितने भी एटम लगे हुए थे मॉलिक्यूल में उतने से उस एटम के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास जो नंबर आया वो नंबर के साथ हमने ग्राम और लगा दिया। तो अब ये किसके बराबर हो गया? 32 ग्राम O2 is equal to 1 mole of O2। Now come to gram formula mass. It is equal to 1 mole of NaCl। देखो NaCl आयोनिक कंपाउंड, इसका फॉर्मूला मास किसके बराबर होगा? Na का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5 बराबर 58.5 ग्राम। ठीक है, अब ये जो ग्राम में अपने पास जो भी अमाउंट आया है इसको हम बोलते हैं मोलर मास। इसको क्या बोलेंगे? मोलर मास। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबका कंबाइन। दिस इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, एंड मोलर मास इज ऑलवेज टेकन इन ग्राम। ये याद रखना, किलोग्राम में कभी मोलर मास नहीं होता है, किसी दूसरी यूनिट में भी मोलर मास नहीं होता। मोलर मास हमेशा ही ग्राम में लिया जाए। ये बात समझ में आई बेटा? एक और बार रिपीट करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जो 1 मोल नंबर है या मोल जो नंबर है ये एलिमेंट के एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये मॉलिक्यूल के एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल है और ये कंपाउंड के एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इन केस ऑफ एलिमेंट 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास। इन केस ऑफ कंपाउंड 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास। मैंने तीनों का एक एक एग्जाम्पल लेकर तुम्हें बताया है कि ग्राम में जो भी मास आता है उसको हम मोलर मास लिख देते हैं अगर वो 1 मोल के बराबर है, अगर वो 1 मोल के बराबर आ जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब एक चीज और बताती हूँ जो एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट है। एवोगैड्रो एवोगैड्रो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का अगर 1 मोल है उसका कितना भी मास है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो मास आए सब के सब 1 मोल के बराबर है, उसका कितना भी मास है उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स या आयंस, आयनिक कंपाउंड्स के केस में आयंस प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर फिक्स होता है और वो जो फिक्स नंबर है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, किसके बराबर होंगे ये? इक्वल्स टू 1 मोल। अब मुझे इतने सारे नाम लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी है और जो क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है उसमें जरूरी नहीं कि वो तुमसे पूछे कि इसमें कितने एटम प्रेजेंट है 1 मोल। वो तुमसे पार्टिकल की लैंग्वेज भी पूछ सकता है, वो तुमसे मॉलिक्यूल भी पूछ सकता है, वो तुमसे आयन भी पूछ सकता है। जैसे वो किसी आयनिक कंपाउंड में उसे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है, तो वो तुमसे नंबर ऑफ आयंस पूछेगा। अगर किसी कोवेलेंट कंपाउंड
कंपाउंड में उसे चाहिए कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो तुमसे मॉलिक्यूल्स के लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसको चाहिए कि किसी एलिमेंट में कितने पार्टिकल्स हैं, तो वो पार्टिकल की लैंग्वेज पूछेगा। अगर उसको चाहिए कि किसी सिंपल मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, तो वो तुमसे इसकी लैंग्वेज पूछेगा, एटम की लैंग्वेज पूछेगा। तो कोई भी लैंग्वेज पूछी गई हो, अपना पर्पस क्या है, जिसको हमने 1 मोल के बराबर माना है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, इस एवोगैड्रो नंबर को एन ए लिखा है। कैपिटल एन बनाना है, उसके नीचे छोटा सा ए बनाना है, लेकिन कैपिटल ए बनाना है। एन इज फॉर द नंबर एंड ए इज टू गिव रिस्पेक्ट टू एवोगैड्रो, क्योंकि एवोगैड्रो ने इस नंबर को दिया था, सो इट इज रिटन एज एन ए। इसको एन ए लिखा जाता है। वैल्यू कितनी है, 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23, किसके बराबर, 1 मोल के बराबर। और वो 1 मोल 23 ग्राम के भी बराबर हो सकता है, वो 1 मोल 32 ग्राम के भी बराबर हो सकता है, वो 1 मोल 58.5 ग्राम के भी बराबर हो सकता है, या किसी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बराबर, किसी दूसरे कंपाउंड के फॉर्मूला मास के बराबर भी हो सकता है। ये बात समझ में आई बेटा? तो अब मैं एक साथ जो मैंने तुम्हें 3 चीज़ें बताई हैं, उनको एक साथ कंपाइल करके बोर्ड पर लिख देती हूँ। देखो, 1 मोल ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, अब मैंने अलग अलग हटा दिया, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, उसका 1 मोल किसके बराबर होगा, मोलर मास या एटॉमिक मास ठीक है, एटॉमिक मास के अलावा किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास, इसके अलावा किसके बराबर होगा, फॉर्मूला यूनिट मास, एंड इट विल बी इक्वल टू मोलर मास in gram, it will be equal to Avogadro number. Avogadro's number, that is N. ये बात क्लियर हुई? एक बार मैं पूरा सेंटेंस पढ़ देती हूँ। 1 मोल of a chemical substance is directly equal to atomic mass, molecular mass, formula mass in gram. और इसी को हम बोलते हैं मोलर मास, भले ही तीनों में से कोई भी, इसी को हम मोलर मास बोलते हैं। अगर ग्राम में लिया गया है तो मोलर मास, ठीक है, मैं ग्राम हटाती हूँ यहाँ से, क्योंकि मोलर मास हमेशा ही ग्राम में होता है, इट इज ऑलवेज इन ग्राम। देन इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 into 10 raised to the power 23. दिस इज द वैल्यू फॉर एवोगैड्रोस नंबर। तो ये अपना मोल कॉन्सेप्ट है। मोल कॉन्सेप्ट को एक बार बुक से भी रीडिंग लगाना, और मैंने भी जो तुम्हें बताया है उसको ध्यान से पढ़ना है बेटा, अपने नोटबुक में भी लिखना है। अब एक टर्म और बची हुई है, मैं उसको आज कंप्लीट करती हूँ, और कल मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, कल की वीडियो में मैं तुम्हें वही क्वेश्चंस कराऊंगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी, जिसमें मोल को हमें कन्वर्ट करना है मास में, या मास को हमें कन्वर्ट करना है मोल में, या फिर हमें मोल और मास दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट करना है एवोगाड्रो नंबर के टर्म्स में। ठीक है, तो वो मैं कल तुम्हें बताऊंगी। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक और टर्म, फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, in case of ionic compounds, chemical formula of the compound is considered as its one unit.
जैसे NaCl का केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है तो ये सोडियम क्लोराइड की 1 यूनिट माना जाएगा। और इसका जो मास आएगा ऐड करके, सोडियम का क्लोरीन का 58.5 ग्राम आया, तो ये ऐड करके आएगा, ये इसके फॉर्मूला यूनिट मास के बराबर है। तो फॉर्मूला यूनिट मास इज टोटल मास of different atoms, total mass of different atoms obtained by adding their atomic mass in ionic compounds। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास का जो टोटल सम होता है वो किसके बराबर होता है? फॉर्मूला यूनिट मास के बराबर होता है। ये बात समझ में आई बेटा? जो फॉर्मूला यूनिट मास है इसकी यूनिट भी यूं ही लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 U। ग्राम हम कब लिखेंगे? जब हम इसको मोलर मास मान लें। मोलर मास मानने के लिए, क्योंकि मोल से ही कैलकुलेशन की जाती है, तो मोलर मास मानने के लिए म्यू हटा देते हैं और उसकी जगह ग्राम ले लेते हैं। सीधे सीधे उसको ग्राम ले लिया गया। तो ये अपना आज का टॉपिक था बेटा, और ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। कल मैं तुम्हें केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगी जो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, गॉट इट बेटा? उसके बाद अपना चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा।